नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 7 मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन इसकी रचना महादेवी जी वर्मा ने की है। अब हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। चूँकि उनका जन्म सन 1907 में हुआ था, उस समय महिलाओं और लड़कियों की स्थिति इतनी सशक्त नहीं थी जितनी आज है। उस समय उन्हें पढ़ने के लिए, आगे नहीं बढ़ने देने के लिए कई प्रकार से रोक दिया जाता था और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वे आगे भी बढ़ी। उनके परिवार ने भी उनका समर्थन किया, उन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाया। 80 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने महान कवयित्री, प्राचार्य, कुलाधिपति तथा स्वतंत्रता सेनानी जैसे अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखीं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी और भारत गुलामी के युग में जी रहा था, तो ये दोनों बातें ही उन्हें इस विधा में आगे की ओर ले गईं। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। मतलब वे केवल मनुष्यों के लिए ही इतनी दयावान या इतनी आत्मीयता नहीं रखती थी, बल्कि इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं वे उनसे उसी प्रकार से प्रेम करती थी जैसे कि वे किसी मनुष्य से करती हैं। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक हैं। चित्रात्मक अर्थात कि जब भी वे कोई रचना लिखती हैं तो उसके जो वाक्य होते हैं वे हमारे मानस पटल पर एक सीन क्रिएट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई में यह कोई चित्र है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वे लेखिका के साथ साथ चित्रकला में भी दक्ष थी। वे कलम के साथ साथ तूलिका की भी धनी थी। अब हमारा जो पाठ है वह है मेरे बचपन के दिन। और हमने अभी महादेवी जी वर्मा के जीवन के बारे में इसलिए जाना कि किसी भी रचना को जब हम पढ़ते हैं तो यदि उसके राइटर के बारे में हम कुछ पढ़ लें तो उस रचना के बारे में हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। हम और अच्छे से उसके बारे में समझ सकते हैं। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। बचपन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ही। उस समय ऐसा लगता है कि काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं, और जब बड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वह तो हमारा गोल्डन टाइम था, हमारा स्वर्ण युग था एक तरह से वो, कि हमने उसे शायद और अच्छे से एंजॉय कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है कि जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं।
इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। मतलब एक ही छोटा सा पार्ट है उनकी लाइफ का, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि उस समय लड़कियों की स्थिति कैसी थी। जब वे विद्यालय में पढ़ने गई तो उनकी सब सहेलियाँ कैसी मिली उन्हें, कैसे उन्होंने एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ी, छात्रावास हॉस्टल में रहकर वे कैसे आगे बढ़ी, और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग। उस समय एक देश गुलामी का युग जी रहा था, तो स्वतंत्रता के बारे में या स्वतंत्रता की जागरूकता को लेकर उनके मन में एक विशेष रुचि थी और वे उसमें काफ़ी आगे भी बढ़ी। अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा और परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। जब हम बचपन के बारे में सोचते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है ना कि क्या जब हम छोटे से थे, एक छोटी सी गुड़िया के रूप में, एक छोटा हमारा फ्रील वाला अच्छा सा फ्रॉक पहनकर और हम ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। हमारा भी एक कोई सपना होता था। और सब क्या सपना होता था? हमारा सपना होता था कि हमारे पास एक सुंदर सी डॉल आए, फिर हम उसको सजाएं और उसके साथ घर घर खेलें। सबका अपना अपना सपना होता है, बचपन का भी होता है, बड़े होते जब का भी होता है, लेकिन लड़कियों का बचपन का सपना शायद इतना ही होता था उस समय। और अभी भी डॉल्स तो हमेशा अच्छी लगती हैं, गुड़िया तो हमेशा आकर्षित करती ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेखिका ने क्या लिखा है। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी, अर्थात कि 200 सालों तक उनके परिवार में कोई लड़की नहीं हुई। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था, अर्थात कि लड़की का जैसे ही जन्म होता उसे या तो जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देते थे या किस प्रकार से उसकी हत्या करके उसे स्वर्ग भेज दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। बाबा यहाँ पर अर्थात दादाजी बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। जब बहुत समय के बाद कोई चीज़ आती है या कोई आता है हमारे घर में, मेहमान भी यदि कोई बहुत लंबे समय के बाद आते हैं तो हम उसकी पूरी आवभगत में किस प्रकार से जुट जाते हैं। हर नाना प्रकार के उनके लिए नाश्ता बनाते हैं, उन्हें हमारा घर अच्छे से डेकोरेट करते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी हम जो उनके लिए कर सकते हैं बहुत अच्छा करते हैं, दी बेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना के बाद बहुत लंबे समय के बाद दिवाली का ये फेस्टिवल आया है तो सब लोगों के मन में एक अलग सा उत्साह है। साफ़ सफाई को लेकर तो है ही, लेकिन उस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए भी एक अलग उत्साह है। ठीक उसी प्रकार से जब उनके घर में बहुत लंबे समय के बाद उनका जन्म हुआ तो उनके लिए एक अलग प्रायोरिटी बन गई हुई और सब उनकी बहुत देख रेख करने लगे, उनकी हर विश को पूरा करने लगे। और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब यहाँ पर उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया है कि कैसे उनका जब जन्म हुआ तो वे उनके परिवार में बहुत लंबे समय के बाद लड़की के रूप में उनका जन्म हुआ। उनके और वो बहुत मन्नतों से उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी ने उनकी जो कुल की देवी हैं दुर्गा, उसकी पूजा की। और जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा उस समय के वातावरण को लेकर, वैसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सहना पड़ा। बहुत पढ़े लिखे परिवार से, संपन्न परिवार से थी, तो उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के संपूर्ण अवसर दिए गए, चाहे फिर वो कुछ भी हो, खेलकूद हो, चित्रकला हो या पढ़ाई लिखाई हो, जो भी हो, कुछ भी हो, तो उस समय उन्हें यह सब नहीं सहना पड़ा। और जब उन्हें वो चीज़ इतनी आसानी से मिल गई और जब उन्होंने देखा कि दूसरी लड़कियों को ये उनके मौलिक अधिकारों के लिए भी कि केवल उन्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है,
ये सब देखने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ा, बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर प्रकार से उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब बस महादेवी वर्मा जी पर तो कोई रोक नहीं थी। तो उन्हें लगा जब ये सब इतना आसान है तो दूसरी लड़कियां क्यों ना करें। इसलिए वे अपने लेखन कार्य में आगे बढ़ी और अन्य जब वे बड़ी हुई तब उन्होंने दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए भी बहुत प्रयत्न करा कि वे लड़कियों को आगे बढ़ाएं, पढ़ने दें। जब लड़कियां पढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा, परिवार में सब संतुष्ट होंगे, बच्चे भी अच्छे होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, मतलब कि उनके परिवार में उर्दू और फ़ारसी का ज़्यादा चलन था। हिंदी का ऐसा कोई ख़ास वातावरण नहीं था। जैसे कि अभी आपके और हमारे जो परिवार हैं वहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है और हिंदी ही समझी जाती है। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। अब ऐसा तो नहीं था कि उनकी माता जब जबलपुर से आई, उनकी माता का जो मतलब मम्मी का जो घर था वह जबलपुर का था और वे अपने साथ हिंदी लाई। तो ऐसा नहीं था कि अपने साथ में 2 बैग में कपड़े लाई और 1 बैग हिंदी का ले आए। अपने साथ हिंदी लाई मतलब कि वे अपने साथ हिंदी संस्कृति लेकर आई, हिंदी भाषा लेकर आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र ये मॉरल स्टोरीज़, नैतिक मूल्यों की कहानियों की किताब है। इसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। उसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि हमारे जीवन में हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारे नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में हमें बताया गया है। तो जब हम ये कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसे हम हमारे आचरण में भी उतार लेते हैं। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी अर्थात यहाँ कोई विदेश वाली महिला नहीं, विदुषी अर्थात ज्ञानी महिला। हम इसे बहुत ज्ञानी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फ़ारसी सीख लूँ। अब पेरेंट्स हैं वो तो चाहेंगे ना कि जो हमें आता है वो हमारे बच्चों को हमसे और बेटर आए। जैसे कि अब आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारी बेटी को डांस भी अच्छा आना चाहिए, उसकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसको हिंदी भी अच्छे पढ़ने आनी चाहिए, उसको इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ने आनी चाहिए, उसको हर फील्ड में बेस्ट, सबसे फर्स्ट तू ही आ बेटा बस, और कोई ना आए। उसे गाड़ी भी चलाना आए, वो बाहर से सामान भी ले आए, अपने घर में बच्चों को भी दे, छोटे भाई बहन को भी पढ़ा दे, वो सब कर दे, सब ऑलराउंडर बना दे बस, कैसे भी करके। तो ये स्थिति जो आज है वो पहले भी थी, और वे जो बच्चे आज इन सब चीज़ों से भागते हैं वो भी भागती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, माता पिता अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फ़ारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश में ही नहीं था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब अर्थात मुस्लिम के धर्मगुरु, जैसे हिंदू में होते हैं महाराज साहब वगैरह, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम में भी होते हैं, उन्हें हम मौलवी कहते हैं। और वे उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर आते थे, और चूँकि उनकी रुचि तो थी ही उर्दू में, तो जैसे ही वे मौलवी साहब को देखती तो वे इधर उधर भाग जाती। और यह बात उनके घर वालों ने समझ ली कि ये बच्ची उर्दू तो नहीं सीख पाएगी अभी। तब उन्होंने क्या करा, तब पंडित जी भी आए संस्कृत पढ़ाने। फिर माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। जैसा कि पहले भी बताया है कि वे धार्मिक थी उनकी माता, और उनका गीता में विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। क्योंकि अब पहले तो एंटरटेनमेंट के इतने साधन थे नहीं ना जितना कि अभी हैं। अभी तो क्या होता है कि मम्मी यदि हॉल में हो तो आप बेडरूम में, मम्मी किचन में हो तो आप हॉल में, मतलब मम्मी के सामने आप आते ही नहीं हो। कभी मम्मी के सामने आओगे तो बस मम्मी तो काम बता देंगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले केवल वो मम्मी के पीछे पीछे लगा करते थे बच्चे, जैसा जैसा मम्मी बोलती वैसा वैसा बच्चे करते भी थे।
आज भी करते हैं पर शायद उतना नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वे अपनी माँ के साथ रहती और इसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा और उन्हें संस्कृत में रुचि बढ़ने लगी। हिंदी और संस्कृत में उनकी पकड़ अच्छी हो गई। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में रख दिया मतलब ऐसा नहीं कि एक बैग में भर के लेकर ऊपर चढ़ा दिया। मिशन स्कूल में रख दिया मतलब कि उनका एडमिशन एक मिशनरी स्कूल में करवा दिया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मिशन स्कूल में लगभग सब अंग्रेज़ी ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही बातचीत होती है। फिर चाहे आपको टीचर से कम्युनिकेट करना हो या स्टूडेंट से करना हो, वो जो भी हो वॉटएवर, आपको इंग्लिश में ही बात करनी होती है। वहाँ पर हिंदी अलाउड नहीं होती है। तो वहाँ उनका मन नहीं लगा क्योंकि उनका मन तो कि हिंदी और संस्कृत में ही रमा हुआ था। उन्हें ना उर्दू पसंद आती ना फ़ारसी पसंद आती, तो इंग्लिश तो और नहीं आ रही थी। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, मतलब कि उन्होंने स्कूल जाने में इतने नाटक करे कि उनका वो स्कूल में जाना ही बंद कर दिया। ये स्थिति आपके साथ नहीं हो सकती है ना। तब उन्होंने मुझको क्राफ्ट्सविले गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। 5वें दर्जे में मतलब 5th क्लास में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं, और वे जिस मेज़ में खाना खाते थे उस मेज़ में प्याज भी नहीं बनते थे। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। सुभद्रा कुमारी, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान से इसका तात्पर्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं। आपने शायद उनकी कविता सुनी भी होगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये रचना लिखी गई है और यहाँ पर ही उनकी मुलाकात सुभद्रा जी से हुई। वे 7वें दर्जे में थी, मतलब कि उनसे 2 साल सीनियर थी। उनका एडमिशन 5th क्लास में हुआ और सुभद्रा कुमारी चौहान 7th क्लास में थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। उनकी माँ बहुत धार्मिक थी तो वे सुबह सुबह भजन गाती थी, प्रभाती में सुबह गाने वाले भजन। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। जैसे कि अभी आप भी भजन वगैरह सुनेंगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ हम भी लिख सकते हैं। गाने तो आप सभी सुनते ही होंगे। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर मैं लिखती थी। अब हम इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में आज हमने क्या पढ़ा कि महादेवी जी वर्मा का जन्म एक बहुत अच्छे संपन्न परिवार में हुआ। खुले विचारों के लोग थे वे अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उन्हें छात्रावास में उनका एडमिशन करवाया, वहाँ पर वे रहीं। वहाँ पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई और उनकी मुलाकात ने उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। उनकी एक सहेली की ऐसी उन पर उनके मानस पटल पर ऐसी एक छवि अंकित हो गई कि वे उसी के साथ आगे बढ़ने लगी और इसी प्रकार से वे अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। फिर से काश वही तकदीर मिल जाए, ज़िंदगी के सारे हंसी पल मिल जाए। बैठ चल आज फिर से क्लास की लास्ट बेंच पर, क्या पता शायद पुराने दोस्त मिल जाएं। बचपन में दोस्तों का बहुत महत्व होता है और बचपन में क्या, मुझे तो लगता है सभी उम्र में दोस्तों का बहुत महत्व होता है। दोस्त ही आपकी दुनिया बन जाया करते हैं।
इसी प्रकार से महादेवी जी वर्मा की जो दोस्त थी सुभद्रा कुमारी चौहान, वे उनके साथ रहीं। उनकी संगत का असर उन पर बहुत गहरा पड़ा। इस पाठ में आज हमने जो पढ़ा है उसमें जो व्याकरण आई है, जैसे परम धाम, परम है जो धाम अर्थात स्वर्ग, कर्मधारय समास। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा, तत्पुरुष समास। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। चार पाई, चार हैं पैर जिसके, अर्थात द्विगु समास। इसके आगे का भाग अब हम कल वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।